सभी को नमस्ते। बीएससी पार्ट सेकेंड में अपनी ऑप्टिक्स पुस्तक चल रही है। इसमें व्यतिकरण का अध्याय चल रहा है। पिछली कक्षा में हमने माइकलसन व्यतिकरण मापी के बारे में पढ़ा था। आज हम माइकलसन व्यतिकरण मापी के उपयोग के बारे में चर्चा करेंगे। माइकलसन व्यतिकरण मापी के मुख्यतः 3 उपयोग हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले उपयोग से। माइकलसन व्यतिकरण मापी का पहला जो उपयोग है वो एक वर्णी श्वेत प्रकाश स्रोत की तरंगदैर्घ्य के मापन में किया जाता है। इसके लिए सर्वप्रथम व्यतिकरण मापी को हम उसी प्रकार समंजित करते हैं जिस प्रकार हमने माइकलसन व्यतिकरण मापी के अध्ययन के लिए समंजित किया था, उसकी कार्यप्रणाली को सीखा था, ठीक उसी प्रकार समंजित कर देते हैं। इस प्रकार समंजित करके किसी दिए गए प्रकाश स्रोत से उत्पन्न वृत्ताकार फ्रिंज या वलय पर दूरदर्शी नेत्र को फोकसित करते हैं। अब व्यतिकरण मापी के दर्पण M1 को हैंडल से जुड़े सूक्ष्म पेच द्वारा खिसकाते हैं। इससे दृष्टि क्षेत्र में वलय जो है वो लगातार लुप्त होती है और प्रकट होती है एवं प्रत्येक λ/2 विस्थापन के लिए एक फ्रिंज लुप्त और प्रकट होती है। अब इसमें हम सूक्ष्म पेच से दर्पण M1 को चलाते हैं, जिससे दूरदर्शी नेत्रिका में लगे क्रॉस तार अथवा किसी निश्चित चिन्ह से गुजरती हुई दीप्त फ्रिंज की संख्या जो है उस संख्या को गिन लेते हैं। माना दर्पण M1 के विस्थापन D के लिए दृष्टि क्षेत्र से लुप्त हुई फ्रिंज की जो संख्या है वो स्मॉल m है, तो m गुणा λ/2 बराबर D होगा। तो यहाँ से लैम्ब्डा का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 2D/m। यहाँ D जो है वो विस्थापन है और m जो है वो फ्रिंज संख्या है। इस विधि से स्रोत की तरंगदैर्घ्य का यथार्थतापूर्वक मापन किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ जो D है इस D का मान उपकरण से जुड़े सूक्ष्म पेचमापी से 10⁻⁴ मिलीमीटर तक शुद्धता से ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा जो उपयोग है वो है 2 एकवर्णी स्पेक्ट्रल रेखाओं की तरंगदैर्घ्य के अंतर का मापन। तो यहाँ हमें एकवर्णी स्पेक्ट्रल रेखाओं की तरंगदैर्घ्यों का अंतर ज्ञात करना है और उस अंतर का मापन करना है। कुछ संयुक्त स्पेक्ट्रम रेखाएं जो साधारणतः अलग अलग दिखाई नहीं देती है, वे माइकलसन व्यतिकरण मापी द्वारा उनसे बनी फ्रिंजों की दृश्यता के आधार पर विभेदित की जा सकती है। माना किसी स्रोत से उत्सर्जित ऐसी रेखाओं की तरंगदैर्घ्य जो है वो क्रमशः λ1 व λ2 है। ये दोनों रेखाएं अपनी अपनी फ्रिंज निकाय का निर्माण करती है। इसके लिए सर्वप्रथम व्यतिकरण मापी को इस प्रकार समंजित करते हैं कि वृत्ताकार फ्रिंज दिखाई दे। अब हैंडल से जुड़े सूक्ष्म पेचमापी से दर्पण M1 को चलाकर इस स्थिति में लाते हैं कि फ्रिंज की जो तीव्रता है वो अधिकतम सुस्पष्ट हो। इस स्थिति में λ1 फ्रिंज व λ2 फ्रिंज जो है वो परस्पर संपाती है। इस समय दर्पण की स्थिति को पेचमापी पर पढ़कर नोट कर लेते हैं। इसके पश्चात दर्पण M1 को पुनः किसी एक दिशा में पेचमापी द्वारा चलाते हैं, जिससे एक स्थिति में इसकी फ्रिंजें जो है वो परस्पर अतिव्यापित होती है। अब हम दर्पण को इसी दिशा में चलाते हैं, जिससे पुनः फ्रिंजों की जो तीव्रता है वो अधिकतम होगी और सुस्पष्ट होगी। इस समय पुनः सूक्ष्म पेचमापी का पाठ्यांक लेते हैं। माना 2 क्रमागत तीव्रता वाली स्थितियों के बीच की जो दूरी है वो D है।
तो परावर्तित प्रकाश किरणों का जो पथांतर होगा वो 2D हो जाएगा। अब दर्पण M1 के विस्थापन D में माना कि λ1 तरंग दैर्ध्य वाली N1 फ्रिंज स्थित है, तो λ2 तरंग दैर्ध्य वाली N+1 फ्रिंज स्थित होगी, क्योंकि विस्थापन D के बाद पुनः अधिकतम तीव्रता की स्थिति प्राप्त होती है। इस प्रकार पथांतर जो होगा उसका मान हो जाएगा 2D बराबर n λ1 बराबर n+1 λ2। यहाँ λ1 का जो मान है वो λ2 से अधिक है, तो पहले दो संबंधों 2D बराबर n λ1 से n का मान मिल जाएगा 2D/λ1, जबकि दूसरे और तीसरे संबंध n λ1 बराबर n+1 λ2, इससे हमें मिल जाएगा n बराबर λ2/1 - λ2। λ2 का n+1 दोनों से अलग अलग गुणा कर लेंगे, n λ2 मिलेगा, n λ2 को इधर स्थानांतरित करके हल कर लेंगे तो मिल जाएगा आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार हमें n के दो मान प्राप्त हो गए। इन दोनों मानों को हम बराबर रख देते हैं, तो बराबर रखने पे हमें मिल जाता है λ2/1 - λ2 बराबर 2D/λ1। तो यहाँ से λ1 - λ2 मिल जाएगा λ1 λ2/2D। तो λ1 - λ2 को डेल लैम्डा लिख दिया है, तो डेल लैम्डा का मान आ गया λ1 λ2/2D, और λ1 और λ2 की जगह हमने λ² लिख दिया है, तो यहाँ हो जाएगा डेल लैम्डा बराबर λ²/2D। यहाँ लैम्डा जो है वो λ1 व λ2 का ज्यामितीय मध्यमान है। इस प्रकार हमें दो पास पास स्थित स्पेक्ट्रमी रेखाओं की तरंग दैर्ध्य का अंतर ज्ञात हो सकता है। तीसरा जो उपयोग है वो है मानक मीटर स्केल का मानकीकरण। मानक मीटर स्केल है उसका मानकीकरण करना है माइकलसन व्यतिकरण मापी के उपयोग से। तो माइकलसन व्यतिकरण मापी का जो उपयोग है वो मानक मीटर स्केल के मानकीकरण में करने के लिए माइकलसन ने एक मानक मीटर दूरी ली, और इस दूरी के लिए उन्होंने क्या मानक मीटर दूरी ज्ञात की। यह दूरी ज्ञात करने के लिए उन्होंने प्लेटिनम इरिडियम धातु से बना हुआ एक कैडमियम स्रोत लिया, और इस स्रोत की लाल रेखा ली, जिसकी तरंग दैर्ध्य जो है वो लैम्डा बराबर 6438.4 एंगस्ट्रॉम है। इसकी तरंग दैर्ध्य के रूप में इसको प्राप्त किया। तो इसके लिए जो मानक मीटर है या मानक मीटर स्केल है, इस पर जो पूरी दूरी है या इसके प्रथम और अंतिम चिन्ह के जो बीच की दूरी है, इस दूरी को सतत रूप से तय करने में फ्रिंजों की जो स्पष्टता है वो नगण्य हो जाती है। इसलिए इस उपकरण में 9 उपमानक एटेनॉल तैयार किए गए। ये उपमानक एटेनॉल क्या है अभी देखते हैं हम। यहाँ आपको चित्र दिखाई दे रहा है एटेनॉल का। इसमें दो दर्पण है M1 और M2। ये दोनों दर्पण जो है वो परस्पर समानांतर है, जिसके सम्मुख पृष्ठ पर कलई की हुई है तथा इनकी जो सतह है वो प्रकाशीय समतल है। दोनों दर्पणों के बीच की जो दूरी है वो D है। सबसे लंबे एटेनॉल के दर्पणों के बीच की जो दूरी D है, इस दूरी D का मान जो है वो 10 सेंटीमीटर रखा गया। इसके बाद 5 सेंटीमीटर रखा गया। उसके बाद दूरी जो है वो 2.5 सेंटीमीटर रखी गई। इस प्रकार कम करते करते अंतिम 90 एटेनॉल के दर्पणों के जो बीच की दूरी है वो 0.039 सेंटीमीटर रखी गई। दो सबसे छोटे एटेनॉल को एक विशेष प्रकार के व्यतिकरण मापी में लगाया गया है, जिससे कि दृष्टि क्षेत्र में जो चारों दर्पण हैं वो आसानी से दिखाई दे सके। इसकी प्रायोगिक व्यवस्था जो है वो आपको इस चित्र में दिखाई दे रही है। इसमें
सर्वप्रथम श्वेत प्रकाश के लिए आंख से M1, M2 और M1 डैश की जो दूरी है वो दूरी समान रखी गई। इसके बाद कैडमियम स्रोत S की लाल रेखा के लिए दर्पण M को स्थिति A से B तक चलाते हैं। स्थिति A से B आपको दिखाई दे रही है चित्र में, यहाँ तक चलाते हैं। इस दौरान जितनी फ्रिंज क्रॉस तार से गुजरती है उन्हें हम गिन लेते हैं। इस स्थिति में दर्पण M जो है वो दर्पण M2 के समानुपाती है। दर्पण M आपको दिखाई दे रहा है AB के स्थिति में बीच की दूरी जो D है वहाँ पे, और ये समानुपाती है। इसके लिए अंतिम फ्रिंज का आवश्यक भिन्न भी गिना जाता है, यानी अंतिम फ्रिंज जो है उसका पाठ्यांक भी पूर्णतः यथार्थ रूप से लिया जाता है। अब छोटे इथेनॉल को उसकी लंबाई के बराबर सरका देते हैं। इस स्थिति में श्वेत प्रकाश स्रोत के फ्रिंज का पुनः दर्पण M1 में दिखाई देता है। अब दर्पण M को स्थिति B से C तक सरकाते हैं, जिससे श्वेत प्रकाश फ्रिंज M2 व M2 डैश में दिखाई देती है, क्योंकि उनकी स्थिति दर्पण M की C स्थिति में संपाती होती है। दर्पण M की B से C तक की दूरी को कैडमियम स्रोत की लाल रेखा के तरंगदैर्ध्य के रूप में मापते हैं। इस प्रकार बढ़ते हुए क्रम में अंतिम इथेनॉल जिसकी लंबाई 10 सेमी है, इससे लंबाई D का हम मानकीकरण करते हैं। अंत में सबसे लंबे इथेनॉल की सहायता से मानक मीटर के चिन्हों के बीच की दूरी का क्रम से 10 पदों में मानकीकरण करते हैं, क्योंकि 100 सेंटीमीटर की दूरी में 10 ऐसे इथेनॉल समाते हैं, इसलिए इनका मानकीकरण करना आवश्यक हो जाता है। इस प्रकार इस प्रयोग से जो परिणाम मिलते हैं वे परिणाम निम्न प्रकार होते हैं। तो कैडमियम स्रोत जो हमने लिया था, उस कैडमियम स्रोत से हमें जो परिणाम मिले, उन परिणामों से लाल रेखा जिसकी तरंगदैर्ध्य लैम्डा बराबर 6438.4722 एंगस्ट्रॉम है, उसके लिए 1 मीटर लंबाई जो है उसके लिए हमें मान मिल गया है 1553.163.5 लैम्डा। जबकि हरी रेखा जो है जिसकी तरंगदैर्ध्य लैम्डा बराबर 5085.8240 एंगस्ट्रॉम है, इसके लिए 1 मीटर का जो मान मिला वो मिल जाता है 1966.249.7 एंगस्ट्रॉम। नीली जो रेखा है उसके लिए हमें तरंगदैर्ध्य जो थी वो थी लैम्डा बराबर 4799.9107 एंगस्ट्रॉम। इसके लिए 1 मीटर का जो मान है वो है 2083,372.1 लैम्डा। तो ये आपके विभिन्न मान थे। वर्तमान में 1 मीटर जो लंबाई है उसको हम लेते हैं 1650,783.73 लैम्डा, जो कि क्रिप्टन गैस की नारंगी स्पेक्ट्रमी रेखा है, और इसके आधार पर आपके 1 मीटर दूरी का मापन किया जाता है। इस प्रकार मानक मीटर के मानकीकरण से हमें सदैव के लिए स्थायी मानक मान जो है प्राप्त हो गया, यानी 1 मीटर जो दूरी है उसका स्थायी मान हमें प्राप्त हो गया। तो यहाँ आज हमने माइकलसन व्यतिकरण मापी के 3 उपयोग के बारे में अध्ययन किया। नेक्स्ट क्लास में हम फेबरी पेरोट व्यतिकरण मापी के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।